अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक था वो सेकंड पार्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन है। तो जिसमें हमने आयन ट्रैपिंग पे फर्दर डिस्कस करना है। आयन ट्रैपिंग का जो दूसरा नाम है दैट इज़ पीएच पार्टीशनिंग। अब इसकी डेफिनेशन से पहले, इसको समझाने से पहले मैं आपको इस डायग्राम पे लेके जाऊँ। ये एक स्टमक ड्रॉ किया गया है इसमें, और एस्प्रिन की इंजेक्शन के बारे में बताया हुआ है जिसका पीकेए 3.5 है। जाहिर सी बात है, एसिड स्टमक में मौजूद जो एसिड है उसकी वजह से इन्वायरमेंट भी इसका एसिडिक ही होगा। तो ये ड्रग इस एसिडिक इन्वायरमेंट में, जहाँ पे स्टमक का पीएच 1.9 टू 3 होता है नॉर्मली, तो इस एसिडिक इन्वायरमेंट में ये ड्रग एब्जॉर्ब होने की कोशिश करेगी, अनआयनाइज होगी। ठीक है। उसके बाद कोशिश करेगी ये ड्रग के जो पैरेटल सेल्स हैं, जैसे ये वाले पैरेटल सेल्स बनाए हुए हैं मैंने आपको समझाने के लिए, इस एक पैरेटल सेल को बड़ा करके दिखाया हुआ है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि इन पैरेटल गैस्ट्रिक पैरेटल सेल्स के जो अंदर की जो पीएच है दैट इज 7। इसके मुकाबले में आप देखें स्टमक की पीएच 1.9 टू 3 है, आप एवरेज को 3 समझ लें। और यहाँ पे इन्वायरमेंट जो है वो इनसाइड द पैरेटल सेल्स दैट इज एसिड अल्कलाइन, सॉरी। ठीक है। तो अल्कलाइन है, बेसिक है। तो ये ड्रग क्या होगी, इन गैस्ट्रिक पैरेटल सेल्स में ट्रैप हो जाएगी। ये एस्प्रिन यहाँ पे ट्रैप हो जाएगी इन गैस्ट्रिक पैरेटल सेल्स में, पीएच की वजह से, पीएच पार्टीशनिंग की वजह से, पीएच के डिफरेंस की वजह से इस गैस्ट्रिक पैरेटल सेल्स में ये ट्रैप हो जाएगी। इसीलिए इसको आयन ट्रैपिंग को पीएच पार्टीशनिंग इसीलिए कहते हैं, क्योंकि इस एसिडिक एनवायरनमेंट से, एसिडिक पीएच से ड्रग जब एकदम से अल्कलाइन मीडियम में जाती है तो वो वहाँ पे स्टक हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, और वहाँ से बहुत ही स्लोली ग्रेजुअली, आप देख रहे हैं एरोज दिखाए हुए हैं, कि इट गोज टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब ठीक है, अगर ये यहाँ पे ट्रैप होती है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये ट्रैप होने के बाद वापस क्या करेगी, गैस्ट्रिक इरिटेशन करती है। ठीक है। और वो गैस्ट्रिक इरिटेशन कैसे करती है, किन फैक्टर्स को ये डिस्टर्ब करती है, ये मैं आपको आगे जाके नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पहले उसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। आयन ट्रैपिंग या पीएच पार्टीशनिंग, व्हेन a weak electrolyte crossing a membrane to encounter a pH from which it cannot escape easily। यानी एक एसिडिक ड्रग या कोई बेसिक ड्रग जब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी और वो किसी ऐसे अपोजिट पीएच को फेस करने जा रही है जहां से वो आसानी से एस्केप नहीं हो सकती, इस तरह की ट्रैपिंग को, इस तरह की पीएच पार्टीशनिंग को हम कहते हैं आयन ट्रैपिंग। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया, समझा दिया आपको। तो when unionized form of acidic drug that crosses the membrane of gastric mucosal cell, जब एक एब्जॉर्बेबल ड्रग, एसिडिक ड्रग जैसे एस्प्रिन थी, जब वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी गैस्ट्रिक पैरेटल सेल्स के, तो गैस्ट्रिक म्यूकोजल सेल्स को, तो वो वहाँ पे रिवर्ट हो जाएगी अनएब्जॉर्बेबल आयनाइज्ड फॉर्म में विद इन द सेल, जिसका पीएच गैस्ट्रिक पैरेटल सेल्स का, गैस्ट्रिक म्यूकोजल सेल्स का पीएच जो कि 7 के करीब होता है, thus slowly passes to the extracellular fluid and it becomes trap in the cells। अब मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे ट्रैप होने के बाद ये जो येलो कलर का वापस एरो दिखाया हुआ है, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है गैस्ट्रिक इरिटेशन और अल्टीमेटली पेप्टिक अल्सर कॉज करता है, गैस्ट्रिक अल्सर कॉज करता है। ये क्या वजह हो सकती है? देखिए, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर या मैदे में जख्म का पैदा होना, इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि अगर वो, ये दो फैक्टर्स बैलेंस में हैं, यानी इक्वल हैं, तो फिर जख्म, मैदे में जख्म या ड्यूडेनम में जख्म होने के कम चांसेस हैं। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं? म्यूकस का बनना, स्टमक के अंदर जो म्यूकस की प्रोडक्शन होती है उसका बनना, दैट इज द प्रोटेक्टिव फैक्टर। बाइकार्बोनेट का मौजूद होना, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का प्रेजेंट होना, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स का प्रेजेंट होना, अगर ये सारे चार फैक्टर मौजूद हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर्स की फॉर्मेशन हो। अब एग्रेसिव फैक्टर्स या पेप्टिक अल्सर इंड्यूसिंग फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? गैस्ट्रिक एसिड, HCl का बहुत ज़्यादा बनना, पेप्सिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होना, एच पाइलोरी इन्फेक्शन है जिसको कहते हैं, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है स्टमक में, वो भी अल्टीमेटली
HCl की प्रोडक्शन को ज़्यादा करता है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना, NSAIDs। ठीक है जी। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का होना, जो फ्री रेडिकल्स यहाँ पे बनते हैं उनका बहुत ज़्यादा होना। तो अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए तो फिर पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस होते हैं। ये मैंने आपको एक पेप्टिक अल्सर की जो पैथोफिजियोलॉजी है वो मैंने आपको थोड़ी बहुत बता दी। अब हम आते हैं वापस एनसेड्स पे, यानी एस्प्रिन पे। एस्प्रिन जो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। अगर ये ड्रग आप लेते हैं तो ये दो किस्म के एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं, जिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव कॉक्स 1 और कॉक्स 2, यानी इन दोनों एंजाइम्स को ये बेसिकली ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और अल्टीमेटली गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है। ब्लड फ्लो वहाँ का कम हो जाएगा जहाँ पे आपका जो अल्सर है ये बनने वाला हो, वहाँ पे जब ब्लड फ्लो कम होगा तो जाहिर सी बात है उसकी हीलिंग भी कम होगी, म्यूकस की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, बाइकार्बोनेट कम हो जाएगा, एपिथेलियल सेल की रिन्यूअल कम हो जाएगी, ल्यूकोसाइट एडहीजन न्यूट्रोफिल्स की एक्टिवेशन ज़्यादा हो जाएगी, लोकल माइक्रो इस्कीमिया हो जाएगा और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। ये अल्टीमेटली सब के सब एक साथ गैस्ट्रिक इरिटेशन करेंगे और अल्टीमेटली गैस्ट्रिक अल्सरेशन कॉज करेंगे। आयरन ट्रैपिंग की जो एग्जांपल है दैट इज एस्पिरिन व्हेन बिकम्स ट्रैप्ड इन द गैस्ट्रिक म्यूकोजल सेल। अब स्टमक के अलावा और कहाँ कहाँ पे ड्रग्स ट्रैप हो सकती हैं, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रेस्ट मिल्क, एक्वस ह्यूमर, प्रोस्टेट, वेजाइनल सेक्रीशन। ये सब में मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ ड्रग्स ट्रैप हो सकती हैं। अब हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसकी कोई क्लिनिकल एप्लीकेशन होगी तो हम पढ़ेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे बताया हुआ है, अगर एस्पिरिन की एक्सीडेंटल टॉक्सिसिटी हो जाती है, बच्चे अनइंटेंशनली वो खा जाते हैं, या कोई पेशेंट है वो सुसाइड करने की कोशिश करता है, उसको सिर्फ एस्पिरिन मिलती है और वो 25-50 टैबलेट खा जाते हैं, तो उस टॉक्सिसिटी के नतीजे में हमने उसका क्या करना है। If aspirin toxicity occur, we can make the urine alkaline to increase the excretion of acidic drug by giving sodium bicarbonate। ये सोडियम बाइकार्बोनेट बताया हुआ है, ठीक है जी। अब मैं आपको थोड़ी सी नेफ्रॉन की फिल्ट्रेशन और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रीशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ड्रग्स देखें जब यहाँ से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के लिए आते हैं ग्लोमेरुलस कैप्सूल में, टफ टफ कैपिलरीज में, ग्लोमेरुलस में, बूमस कैप्सूल में, तो यहाँ से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से यहाँ से मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स, ड्रग्स, प्रोटीन्स, बहुत सारे ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ से फिल्टर होने शुरू करेंगे। तो इसको इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये एक्सक्रीशन में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। जो 90% सब्सटेंसेस यहाँ से फिल्ट्रेट होती हैं वो वापस ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन या पैसिव रीएब्जॉर्प्शन के थ्रू वापस इन कैपिलरीज में, जो पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क कैपिलरीज हैं, इनमें वापस रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब कुछ ड्रग्स यहाँ से ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू वापस सिक्रीट होती हैं ट्यूब्यूल में। अब हमारे जो यहाँ पे जो समझने वाली बात है, जो ये वाली ड्रग्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, सोल्यूट्स हैं, जब ये वापस जा रही होती हैं, अगर इस इन्वायरमेंट में, इन ड्रग्स में, अगर ये वाली फॉर एग्जांपल ये वाली जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं, आप इसको एस्पिरिन समझ लें, और ये इसने यहाँ से रीएब्जॉर्ब होना है और वापस ब्लड में जाना है, तो अगर इस इन्वायरमेंट को, यानी वुमेन्स कैप्सूल और प्रॉक्सिमल कॉलिटी ट्यूब्यूल, यानी ट्यूब्यूल की जितने भी इंटरनल सरफेस है, उस सब को आप सोडियम बाइकार्बोनेट से अल्कलाइन कर दें, तो ये ड्रग यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं होगी और यूरिन के थ्रू बॉडी से निकल जाएगी। आपको मैंने एब्जॉर्प्शन के जो पहला लेक्चर था वहाँ पे मैंने बताया था कि एसिडिक द ड्रग्स आर एब्जॉर्ब इन सेम मीडियम, एसिडिक ड्रग्स आर एब्जॉर्ब इन स्टमक while basic drugs are absorbed in intestine। बट अगर उनकी कोई टॉक्सिसिटी हो जाती है या उसको आपने बॉडी से बाहर निकालना है, तो आप उसको अपोजिट मीडियम प्रोवाइड करेंगे किडनीज में, नेफ्रॉन में, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा, जो प्रॉक्सिमल कॉलिटी ट्यूब्यूल है उसकी जो पीएच है उसको ज़्यादा कर देगा, अल्कलाइन कर देगा, बेसिक कर देगा। तो एक एसिडिक ड्रग बेसिक एनवायरनमेंट में कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होगी, वो क्या करेगी, वो वापस किडनीज के थ्रू, इस रीनल नेफ्रॉन के थ्रू यूरिन में निकल जाएगी। बाकी क्या क्या एग्जांपल है, ट्रैपिंग ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग इन फूड वैक्यूल्स ऑफ मलेरियल पैरासाइट, एग्जांपल क्लोरोक्वीन।
तो क्लोरोक्वीन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है हम कीमोथेरेपी में डिटेल से पढ़ेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे क्लोरोक्वीन उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो कैसे ट्रैप होती है और वो क्या क्या करती है। तो यहाँ पे सिर्फ आप ये समझ लें कि ये भी उसी तरह का ही प्रोसेस है। अब अगर हम कहते हैं कि जी एक बेसिक ड्रग्स हैं, जैसे डाइफेन हाइड्रोमीन है जिसका पीकेए 8.8 है, और मेथाम्फेटामीन है, ये भी एक अल्कनाइन ड्रग है, बेसिक ड्रग है। अगर इनकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो फिर क्या होगा? सो यूरिन को हम एसिडिफाई कर देंगे। यूरिनरी एसिडिफिकेशन एक्सेलरेट द एक्सक्रीशन ऑफ वीक बेसिस, एग्जांपल एक्सक्रीशन ऑफ डाइफेनाइड्रामीन एंड मेथाम्फेटामीन थ्रू अमोनियम क्लोराइड टू मेक द यूरिन एसिडिक। तो ये अमोनियम क्लोराइड जब आप देते हैं तो जो अ, इसका जो प्रॉक्सिमल क्वालिटी ट्यूब्यूल का जो पीएच है वो एसिडिक हो जाएगी। अब ये जो दो बेसिक ड्रग्स हैं वो कभी भी यहाँ से रीअब्जॉर्ब नहीं होंगी, बल्कि यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। तो ये सेम वही एप्लीकेशन है एस्पिरिन की जैसी ही। व्हाट आर द स्पेसिफिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी? प्रेजेंस ऑफ द फूड। मैंने आपको बताया था ना कि जैसे मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स आर एब्जॉर्ब इन एम्प्टी स्टमक। तो फूड की वजह से क्या होता है कि फूड जो है वो ड्रग्स को डाइल्यूट कर देती हैं और उसकी एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देती हैं। जीआईटी मोटेलिटी। अब जीआईटी मोटेलिटी से मुराद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को डायरिया है, ठीक है, और एक ओरल टैबलेट आपने दे दी है, तो उसको उसकी मोटेलिटी इतनी ज़्यादा है, कॉन्ट्रैक्शन जीआईटी की इतनी तेज़ है, फास्ट है कि वो ड्रग एब्जॉर्ब होने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं ट्रांजिट टाइम। वो ट्रांजिट टाइम बहुत मिनिमल मिलेगा या कम मिलेगा। फिर है प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस या ड्रग्स। कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, कुछ ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो कि वो एक दूसरे को एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगा, टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, ये हम कीमोथेरेपी में डिटेल से पढ़ेंगे। जब वो आप किसी डेयरी प्रोडक्ट के साथ, मिल्क के साथ, इन चीज़ों के साथ आप लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं, अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि फलानी दवाई मैं डॉक्टर साहब दूध के साथ ले लूँ। तो हर दवाई दूध के लिए नहीं बनी हुई है, उसको साथ आप नहीं कर सकते हैं, स्पेशली टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि ये जीआईटी में जाके अनएब्जॉर्बेबल चिलेट्स बना देते हैं, ठीक है, अनएब्जॉर्बेबल केमिकल कंपाउंड बना देते हैं, और ड्रग जो एंटीबायोटिक है वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगी। टेट्रासाइक्लिन एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो जब एब्जॉर्ब नहीं होगी उसका एंटी मलेरिया एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट ही नहीं आएगा। जीआईटी डिजीजेज। अब कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जैसे क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है, सीलिएक डिजीजेस, इनमें ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट मिनिमल होती है या बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। पी ग्लाइकोप्रोटीन मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ कि ये वो सब्सटेंसेस हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ड्रग को जैसे ही सेल के अंदर वो आती हैं इनको वापस एक्सपेल कर देती हैं। ये आपको डिटेल में मैंने बताई थी ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स में। फिर इंटेरोहेपेटिक रिसाइकलिंग, ये हम अब डिटेल से पढ़ेंगे कि इंटेरोहेपेटिक रिसाइकलिंग। अब अब इस नाम पे आप थोड़ा सा गौर करें। इंटेरो का मतलब होता है गट, हेपेटिक का मतलब होता है लिवर। सो द मूवमेंट ऑफ ड्रग या रिसाइकलिंग ऑफ अ ड्रग बिटवीन गट एंड लिवर इज कॉल्ड इंटेरोहेपेटिक रिसाइकलिंग। तो इंटेरोहेपेटिक रिसाइकलिंग हम पढ़ते हैं यहाँ से। डेफिनेशन से पहले और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस डायग्राम के बारे में बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जीआईटी से, गट से जब ड्रग हम इंजेस्ट करते हैं तो वहाँ से हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू ड्रग एब्जॉर्ब होती है और लिवर में जाके प्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे क्या करता है लिवर, इस तरह की ड्रग्स को, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल हमने बताई हुई है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इसको आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ड्रग समझ लें, ताकि, क्योंकि इसकी क्लासिकल एग्जांपल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ही है। यहाँ से ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होकर लिवर में जाती है। लिवर क्या करेगा, इस एंजाइम के थ्रू ड्रग को ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ कंबाइन कर देगा, एक कॉम्प्लेक्स बना देगा जिसको हम कहते हैं ड्रग ग्लूकुरोनाइड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ड्रग और ग्लूकुरोनाइड जो एंडोजेनस सब्सटेंस है जो लिवर खुद बना रहा है ग्लूकुरोनिक एसिड को, ये बेसिकली एक पोलर कंपाउंड है। ये एब्जॉर्ब नहीं होता, इसकी री एब्जॉर्प्शन नहीं होती गट से दोबारा, ठीक है। ये देखें, ग्लूकुरोनिक एसिड फीसिस के थ्रू वापस निकल गया। ये यहाँ पे इस डायग्राम में तो नहीं बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ से पेंसिल से मैंने इसको मार्क किया हुआ है। जबकि ड्रग वापस रीअब्जॉर्ब हो रही है, लिवर में जा रही है। तो लिवर क्या करता है, बाइल के थ्रू
मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग वापस आती है गट में, और कुछ परसेंटेज सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू किडनी में जाती है। वहां से ड्रग प्लस किडनी दोनों एक्सक्रीट हो जाते हैं। यानी आप समझ लें कि 80 टू 85% ड्रग टोटल ये बाइल के थ्रू वापस गट में आती है, और 10 टू 15% जो ड्रग है वो किडनीज के थ्रू लॉस हो जाती है। अब जब ड्रग और ग्लूकुरोनिक एसिड का जो कॉम्प्लेक्स है ये वापस बाइल के थ्रू गट में आके रिसीव होता है गट में आके, तो वहाँ पे जो बैक्टीरियल एंजाइम्स है, हमारा नॉर्मल फ्लोरा है, उनमें मौजूद डी कॉन्जुगेसिस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं, इस ड्रग ग्लूकुरोनाइड एसिड के जो कॉम्प्लेक्स है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, ड्रग को अलग कर देते हैं, ग्लूकुरोनिक एसिड को अलग कर देते हैं। ग्लूकुरोनिक एसिड मैंने आपको बताया इट इज़ पोलर कंपाउंड, और पोलर कंपाउंड कभी भी रीअब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ये फीसिस के थ्रू स्टूल में निकल जाते हैं। ठीक है, गट के थ्रू स्टूल में फीसिस में निकल जाते हैं, और ड्रग वापस आती है और इस तरह के एक सर्कल बना देती है। सो दिस मूवमेंट ऑफ अ ड्रग फ्रॉम गट एंड हेपेटिक या लिवर इज कॉल्ड इंटेरो हेपेटिक रीसाइक्लिंग। ठीक है। अब इन एंजाइम्स का नाम याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है। जैसे यूजीटी से बनता है यूडीपी, यू से ये यूडीपी है, और जी से ग्लूकोरोसिनाइल ट्रांसफरेज ये बनता है। ठीक है। और ओ ए टी पी से ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्टिंग पेप्टाइड बनता है। अब नंबर ऑफ ड्रग्स एक्सक्रीटेड इन बाइल, इसको हम डिटेल से अब देखते हैं, इसकी डेफिनेशन, उसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, और बाकी चीज़ें देखते हैं इसकी। A number of drugs excreted in bile from conjugates with glucuronic acid in the liver are recycled back to the liver. Glucuronic acid conjugates are too polar to be reabsorbed. इसीलिए ये वापस एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, बल्कि ये फीसिस के थ्रू बाइल में निकल जाते हैं। रिमेन इन द जीआईटी वेयर दे आर हाइड्रोलाइज्ड बाय जीआईटी बैक्टीरियल एंजाइम्स, यानी जो ड्रग और ग्लूकुरोनिक एसिड का जो कॉम्प्लेक्स था वो जीआईटी के नॉर्मल फ्लोरा से मेटाबोलाइज होगा और ड्रग और ग्लूकुरोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस रिसाइकलिंग बिटवीन गट एंड लिवर इज कॉल्ड इंटरहेपेटिक रिसाइकलिंग, और एग्जांपल इसकी है ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है जी। तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इस तरह से ये ड्रग्स हमारी बॉडी में, उस पेशेंट की बॉडी में ज़्यादा देर तक रहेगी। इट विल कंट्रीब्यूट टू द लॉन्गर स्टे ऑफ द ड्रग इन द बॉडी। तो ज़्यादा देर तक रहेगी ड्रग की जो फ्रीक्वेंट डोजिंग है वो कम करेंगे आप, और ये लिवर और गट के बीच में ड्रग्स रिसाइकलिंग होती रहेगी, सिक्रीट होगी लिवर से बाइल के थ्रू, जीआईटी से वापस गट से वापस रीअब्सॉर्ब हो जाएगी। सो दिस कंटिन्यूस मूवमेंट, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ अ ड्रग फ्रॉम गट एंड लिवर इज कॉल्ड इंटेरोहेपेटिक रिसाइक्लिंग। अच्छा जी। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कैन इनहिबिट इंटेरोहेपेटिक रिसाइक्लिंग प्रोसेस। वापस इसी डायग्राम पे आते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर ये फीमेल पेशेंट है और ये जो है ना कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस्तेमाल कर रही है लंबे अरसे से, और इसी पेशेंट को फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि जी इसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ, ठीक है, इन्फेक्शन ऑफ जीआईटी, फूड पॉइजनिंग की वजह से या कोई भी रीज़न हो, तो डॉक्टर क्या करेगा, जाहिर सी बात है, जो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जीआईटी की जो इन्फ्लेमेशन होती है और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के केसेस होते हैं उसमें हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं। ठीक है। जैसे मेट्रोनिडाजोल हो गया और सिप्रोफ्लॉक्सिन हो गई, और भी एंटीबायोटिक्स हम देते हैं अगर फीवर हो तब। अगर फीवर ना हो तो फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस के पेशेंट को हम सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं, जस्ट ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट पे ही रखते हैं, ओआरएस पे। तो ये पेशेंट फॉर एग्जांपल फीमेल पेशेंट है, वो लंबे अरसे से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही है ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो। अब गलती से, या आप समझ लें कि डॉक्टर ने उसकी हिस्ट्री नहीं ली या कोई भी रीज़न हुआ, डॉक्टर ने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स पेशेंट को लगाए, फीवर भी है, इंडिकेशन भी बनती है उसकी, और उसकी वजह से क्या हुआ, जो जीआईटी में मौजूद नॉर्मल फ्लोरा है उस एंटीबायोटिक की वजह से सारे सब के सब डेड हो गए। ठीक है, वो सारे एरेडिकेट हो गए। अब ये वाली जो ड्रग पेशेंट ले रही है कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये यहाँ से एब्जॉर्ब तो हो गई है, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम आ रही है जीआईटी से, लेकिन लिवर ने उसको क्या किया, ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ कंबाइन भी कर दिया, उसको यहाँ से भी
इसको बाइल के थ्रू गट के लिए भिजवा दिया। अब मुझे आप ये बताएं कि जब बैक्टीरिया ही नहीं होंगे तो जो डी कॉन्जुगेजेस एंजाइम्स हैं वो तो इसके लिए मस्ट है ताकि ड्रग और ग्लूकुरोनिक एसिड के कॉम्प्लेक्स को तोड़ सकें, ड्रग को अलग कर सकें और ग्लूकुरोनिक एसिड को अलग कर सकें। अगर ये कॉम्प्लेक्स एज इट इज़ रहेगा तो ये इसकी वजह से ग्लूकुरोनिक एसिड की वजह से ड्रग भी एब्जॉर्ब नहीं होगी और ये भी फीसिस के थ्रू निकल जाएगी। अब उसका गैस्ट्रोएंटेराइटिस तो ठीक हो सकता है क्योंकि एंटीबायोटिक की एडमिनिस्ट्रेशन हुई है, लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम ये है कि वो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वो फीमेल पेशेंट ले रही है उसकी वजह से इस बैक्टीरियल फ्लोरा के ख़त्म होने की वजह से जो ड्रग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उसका इफेक्ट नहीं रहेगा बॉडी में, क्योंकि वो ड्रग अब ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ गट से निकल चुकी है, बॉडी से निकल चुकी है। अब उसकी बॉडी में वो इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ या थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग प्लाज्मा में ब्लड में मौजूद नहीं है जो कि उसकी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकें, तो ऐसी पेशेंट इस केस में प्रेग्नेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। अगर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक किसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल पेशेंट को आप दे रहे हैं तो आपने ख्याल रखना है कि वो उससे जीआईटी के जो नॉर्मल फ्लोरा है वो अफेक्ट ना हो। अगर वो अफेक्ट होते भी हैं तो उसको आपने बताना है कि आपने जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसको इनहिबिट करना है, आपने नहीं करनी, ताकि जब तक आपके नॉर्मल फ्लोरा वापस उस लेवल पे नहीं पहुंचते जिसकी वजह से ग्लूकुरोनिक एसिड और ड्रग की जो कॉम्प्लेक्स है वो नहीं टूटता, और वो सारा प्रोसेस आपने उसको बताना है। ठीक है जी, ये तो खैर ये प्रोसेस आपके लिए है, लेकिन आपको समझाने का मकसद ये है कि इस तरह के क्लिनिकल सिनेरियोज आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। तो ये हैं वो नॉर्मल फ्लोरा, लैक्टोबैसिलस, एंटेरोकोकस स्पीशीज, स्ट्रेप्टोकोकस, एंटेरोबैक्टीरियशी जिसको ई कोलाई भी हम कहते हैं, बैक्टीरियोइडेस, क्लस्ट्रीडियम। तो ये सारे नॉर्मल फ्लोरा हैं और ये सारे जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं उनसे ये मुतासिर हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एब्जॉर्प्शन का ये टॉपिक काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। अ, मेरी बस यही का आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टेक्स्ट को या ड्रग्स को या टेक्स्ट बुक्स को आप याद करने की कोशिश ना करें। आप लेक्चर सुने, ये मेरे लेक्चर हैं या किसी के भी लेक्चर हैं वो आप सुने, उसके बाद आप किताब को बंद करके अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ जाके डिस्कस करें कि एब्जॉर्प्शन क्या है, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, एब्जॉर्प्शन होती कहाँ से है। जब आप किताब बंद करके पढ़ेंगे या एक बेशक एक स्टूडेंट किताब ओपन करके बताए कि जी ये इसकी डेफिनेशन है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन कैसे होगी। अब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो मुख्तलिफ हैं, जैसे इंजेक्टेबल के लिए हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में जो मसल है, जो इंजेक्शन की जो साइट है, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो होगी, ओरल कैविटी नहीं होगी, सबलिंगुअल नहीं होगा, रेक्टल नहीं होगा। ठीक है, अब वहां से तो डायरेक्टली ड्रग मसल में जा रही है और मसल में अच्छा खासा ब्लड का फ्लो होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत बेहतर है, लेस देन 100 होती है लेकिन मोर देन 75% होती है। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को इस तरह से डिस्कस करना है, तब जाके फार्माकोलॉजी आपके फिंगर टिप्स पे आएगी। और ये जो लेक्चर्स हैं इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये इतने अच्छे खासे डिटेल में कि आपको बहुत सारे जो वो हैं कॉन्सेप्ट्स हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। और तब तक इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।